बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से तुमको 4 नंबर ऑब्जेक्टिव आराम से आ जाएगा। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, 4 नंबर से ज्यादा दे देगा ये, कुछ है नहीं इसमें दाम। फॉर्मूला तुमको 2-3 को पूछ लेगा, फिर नीचे वाला पूछ लेगा, पूरा का पूरा मतलब एग्जाम में पूछने वाला ही है। ऐसा इसमें कोई लाइन ही नहीं है जो एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब 100/100 जितना ये लिखा हुआ है बोर्ड पर ना, ये सब एग्जाम में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकली दिखाते भी हैं, पहले समझ लो कि कौन कौन सा चीज है। ठीक है, हेडिंग का नाम क्या है? अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। आखिर इसका गुणधर्म क्या होता है इसको समझना है। जैसा कि हम लोग जब शुरुआती चैप्टर किए थे तो जो टॉपिक्स पढ़ाया गया था अम्ल क्षार के बारे में डिफिनेशंस, वो चीज भी यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि वो चीजें पहले पढ़ा दी है इसलिए यहाँ पर लिखे नहीं है दोबारा। लेकिन वो भी रासायनिक गुणधर्म को समझने में ही आता है कि अम्ल का गुणधर्म कैसे समझेंगे और क्षारक का कैसे। नीले लिटमस को लाल कर दिया, लाल को नीला कर दिया, तो जब ये रंग में चेंजेस किया है, इससे भी हमको पता चल रहा है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो ये पहला गुणधर्म हो गया। कभी एग्जाम में सब्जेक्टिव में ऐसे दे सकता है कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को लिखे, तो पहला तो वो दे देंगे, नीले को लाल, लाल को नीला, वो हो गया दोनों के बारे में कगू, और उसके बाद में उसका कुछ फॉर्मूला लिख देंगे जो कि यहाँ समझाने वाला भी है। फिर क्षारक का कुछ फॉर्मूला लिख देंगे, और फिर यहाँ पर ये लास्ट वाला लिख देंगे कि इस तरीके से भी हम लोग पता कर सकते हैं कौन अम्ल है कौन क्षार है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं प्रयोगशाला के लिए स्पेशली बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक का उपयोग करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या देखते हैं। तो जैसा कि वो बताए थे, नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है, वो सारा चीजें प्रयोगशाला में होता है, चेक करके देखा जाता है। इसके बाद में पीएच मान्य सब आएगा तो वो सब भी प्रयोगशाला में ही चलता है। मतलब जितना भी अभी से पढ़ाई होने वाला है नीचे, ये मेन हेडिंग के अंदर का ही बात रहेगा सारा चीज। एग्जाम में तुमको कौन कौन से तरीके से पूछ सकता है, तो ये सबसे पहले कि फॉर्मूला पूछेगा एग्जाम में कि इनमें से कौन किसका फॉर्मूला है। सपोज दैट ऑब्जेक्टिव में मिल जाए कि HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, या क्या है ये अम्ल है या तो फिर क्षार है। ऑब्जेक्टिव 2-3 तरीका से इसी को पूछेगा कि अम्ल है कि क्षार। HNO3 अम्ल है या क्षार है, ऑप्शन में दिया रहेगा तुम्हारा, उसको चेक करना है। तो कैसे पता करेंगे सर, हमको ये रहेगा ऑप्शन में, ये हिंदी नहीं रहेगा कि अम्ल लिखल रहेगा, तब हम कैसे कहेंगे कि ये वाला अम्ल ही है। कैसे हिंदी रहता तो हम जान जाते ना कि अम्ल है, खाली ये आपके पास रहेगा HNO3, तो कैसे जानेंगे कि ये अम्ल है। जैसे अम्ल कैसे लग जाएगा तो मतलब हार्दिक मतलब होता है हाइड्रोजन। अच्छा, तो इस सब में भी तो H लगल है ना, तब तो इसके लिए देखिए वही बात है जो आप बता रहे हैं ना, हाइड्रोजन, वही से हमको समझना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे सिंपल सा पॉइंट से इसको लिख लीजिए। कोई भी फॉर्मूला में देख सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला में अगर H प्लस पहले लगल होना चाहिए, पहले रहे तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, तो वो अम्ल रहेगा। और ये एग्जाम में पूछा हुआ है, अम्ल रहेगा। अब अगर किसी में भी कोई भी फॉर्मूला तुम जब देखोगे या उसका नाम देखोगे, तो अगर उसमें OH लास्ट में रहेगा, कोई भी फॉर्मूला यहाँ लिख लो, फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला में OH लास्ट में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्षारक है, वो क्षारक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, कहीं से भी कोई भी चैप्टर में कहीं से घुसा के पूछ सकता है। तुमको लगेगा कि ये दूसरा चैप्टर है, लेकिन तीसरा का चौथा का क्यूरो में से भी आ सकता है, ये पॉइंट्स कहीं से भी दे सकता है वो कि ये फॉर्मूला में कौन सा अम्ल है ये। अब सभी में थोड़ा सा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। HCl, H पहले आया अम्ल, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ लगा सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, समझ गए सर। सल्फ्यूरिक अम्ल H2 पहले लग गया, प्लस में है H प्लस में भी, माइनस में नहीं गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल H प्लस में, यानी कि ये अम्ल है सर, पहचान हो गया है। फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, पहचान भी याद कर लीजिए, दोनों में से क्वेश्चन को कभी घुमा के भी दे सकता है। अभी प्रैक्टिकली दिखाते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर एसिटिक अम्ल CH3, H लग गया सही सर, शुरू वाला में स्टेप में COOH। देखो एसिटिक अम्ल पहले का स्टेप में CH3 लग गया है, ये पहला स्टेप ही था इसका, इसमें CH का फॉर्मेशन आया है तो ये अम्ल में ही जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब यहाँ से चेंजेस होने लगा, हाइड्रोक्साइड मतलब कि OH लास्ट में, देखिए OH लास्ट में OH लग गया, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया मेरा क्षारक। सिस्टम को आपको ये सिर्फ 2 रूल्स याद रखना है, ऑटोमेटिक पहचान में आ गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH क्षारक,
मतलब कि जिसके लास्ट में OH रहेगा यानी कि हाइड्रोक्साइड रहेगा, क्षारक रहेगा, जो अम्ल रहेगा मतलब कि खाली हाइड्रोजन रहेगा, तो वो हमारे पास में अम्ल रहेगा। जब भी मिलेगा तो कभी शुरू में या लास्ट में, अरेखनी दोनों ही मिलता है, ठीक है ना। अब जैसे लग सकता है कि इसमें बीच में है, लेकिन ये इसके साथ में है, जो कि पहला वाला में ही है, ठीक है ना। इसमें देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो के पहले आया है और OH बाद में, तो ये क्षारक हो गया है। जब भी स्टेप मिलेगा तो तुमको सही ही स्टेप मिलेगा, शुरू में या लास्ट में, पहचानने का ट्रिक्स मिलेगा ही मिलेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg, OH लास्ट में। अब ये पूरा साथ में है, अकेले नहीं, ये पूरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH पूरा रखेंगे, तो यहाँ पर भी क्षारक हो गया, ये सारा चीजें सब क्षारक हो गया है। तो हमको दो चीजें यहाँ पर पता चला है, पहला कि अम्ल कैसे पहचानेंगे, दूसरा कि क्षारक कैसे पहचानेंगे। और इम्पोर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए सर, कि इसका नाम क्या है, ये आप नाम याद रख लेंगे, या इसको सी फॉर्मूला या इसको सी नाम। एग्जाम में दोनों में से कोई भी इधर से उधर से इधर करके दे सकता है, ये उसका पर्सनल चॉइस है, ठीक है, कैसे भी दे सकता है। अब बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। रंग में परिवर्तन के यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कैसे पता चला सर, रंग के सूचक। और रंग के सूचक के बारे में हम शुरू में बता चुके हैं, पहले वाला क्लास जब हुआ था उसी दिन, कि नीले लिटमस को लाल, लाल को नीला कर दिया, तो अम्ल क्षार का पहचान हमारे पास में हो गया है। तो ये पहला काम हो गया है, इसको हम लोग नहीं यहाँ देखेंगे क्योंकि वो पहले ही समझा चुके हैं। तो अब बात करते हैं गंधीय सूचक। कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिसका गंध होता है, और गंध से पता चल जाता है कि ये अम्ल है या क्षार है। किसी में डुबाएंगे तो अम्ल का पता चल जाएगा, या नहीं महक रहा है तो उसका अलग से पहचान हो जाएगा। तो आखिर कौन है वो जिसकी वजह से हम लोग पकड़ सकते हैं कि इसका गंध आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको जरूर क्रियाकलाप किताब वाला पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्रियाकलाप 2.1 पढ़ ले सकते हैं, 2.2 पढ़ सकते हैं, 2.3 पढ़ सकते हैं। हालांकि 2.1 और 2.2 में तुमको ये जवाब मिल जाएगा इसका, ठीक है ना, ये पूरा प्रोसेस मिल जाएगा, वहां से तुमको आराम से 1-2 नंबर मिल जाएगा। फिर भी यहाँ समझा रहे हैं, ध्यान से समझना और क्रियाकलाप जरूर पढ़ लेना। गंधीय सूचक में क्या होता है सर, कुछ ऐसा पदार्थ, ये तुम्हारा डिफिनेशन से भी 2 नंबर के पूछ सकता है, ये उसका पर्सनल चॉइस है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंधीय, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। मतलब क्या सर, कि कोई भी चीज को हम लोग अम्ल डालेंगे तो उसका स्वाद अलग, मतलब गंध, स्वाद नहीं, गंध मतलब सूंघ जो रहे हैं दूसरा तरीका से आ रहा है, अम्ल में डाल रहे तो दूसरा, क्षार में डाल रहे तो दूसरा, दोनों में उसका गंध अलग अलग। तो हमको पता चल जाएगा कि ये वाला गंध से इसको अम्ल बोलेंगे, ये वाला गंध से इसको क्षार बोलेंगे, बस। अगर क्यों में गंध नहीं आ रहा है तो उसका अलग नाम, और एरम आ रहा है तो उसका अलग, अम्ल या क्षार का पहचान ऐसा ही हो गया है। और ये व्यवस्था किसके लिए है, ऐसे बच्चों के लिए व्यवस्था किया जाता है कि जिससे उसको अम्ल और क्षारक को पहचानने में आसानी हो, क्योंकि वो तो देख नहीं सकता है, आंख के अंदर रहेगा तो, जो आंख से दृष्टि से नेत्रहीन रहेगा तो वो नहीं देख सकता है कि क्या है लिखा हुआ से, लेकिन वो सुन तो सकता है, सुनेगा और सूंघ तो सकता है, सूंघ के पता चल जाएगा कि अम्ल है या क्षार है, जस्ट तब ये इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जो ये गंधीय सूचक का इस्तेमाल किस तरह के लोग करते हैं। तो जो नेत्रहीन होते हैं ना, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि नाक से सूंघ करके हम बता सके कि ये अम्ल है या क्षार है, क्योंकि हम आंख से देख नहीं सकते हैं, न कलर समझ सकते हैं, न ही पढ़ सकते हैं लिखल, खाली सुनेंगे या तो फिर हम उसको सूंघ सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा कौन कौन सा आ सकता है सर, वैनिला, प्याज, लौंग के तेल को गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। ये तीनों को दिमाग में रखेंगे, ये तीनों एग्जाम में से कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। वैनिला, प्याज एवं लौंग, क्योंकि इन लोग का जो महक होता है थोड़ा सा तेज होता है, और इन लोग को अम्ल में डालने से और क्षारक में डालने से पता चल जाता है कि किसका महक कैसा है। तो महक के अनुसार पता चल जाएगा कि अम्ल है या क्षार है, कम है या ज्यादा है, या किसी के महक ही नहीं है, तब पता चलेगा कि वो क्या है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा, इसका क्वेश्चन देखो कैसे पूछा है, सो हल्का सा घुमाया है तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र विलयन को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला करता है, कौन करता है, क्षारक, क्षारक करता है। तो क्षारक को हम अभी क्या बताए थे, जिसके लास्ट में मतलब OH, OH है सर। तो यहाँ पर हमारा OH हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है माइनस में, तो ये मेरा आंसर हो गया है।
पहचानने का थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। इसमें कुछ और ऑब्जेक्टिव था। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक नहीं है मतलब एक में से नहीं, तो कौन नहीं है? लौंग का तेल, वैनिला, शकरकंद, इनमें से सभी। कौन नहीं है भाई? शकरकंद नहीं है भाई साहब, शकरकंद नहीं है, बाकी सब तो है ही है। तो ये हो गया हमारा, मतलब कि जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सर एग्जाम में आ रहा है ये सब भी है, बीच में बहुत खोजना पड़ेगा, है बीच में जहां तहां से आया हुआ है, तो खोजने में काफी टाइम चला जाएगा, इसलिए हम नहीं खोजे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो हम लोग को जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं एक बार एक घर जा जाकर रीडिंग करना है, ध्यान से उसको जरूर पढ़ना है, क्योंकि कौन सा टॉपिक एग्जाम में कखनी आ जाएगा तुमको खुद नहीं पता चलेगा। इसीलिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, रीडिंग करिए, पढ़िए, क्रियाकलाप जरूर पढ़िए। किताब जितना ज्यादा रीडिंग उतना ज्यादा फायदा। कम किताब रीडिंग करते हैं खाली कॉपी के भरोसे या सर के भरोसे, तो आप हो सकता है कि छोटा से छोटा क्वेश्चन को भी मिस कर दें। लेकिन क्रियाकलाप में जो चीज समझाया गया है ना, उसको समझने से तुमको बिना सर के भी अपने आप समझ में आ जाएगा, खाली क्रियाकलाप पढ़ने से। यहाँ पर पढ़ाई हो गया तो घर जाके क्रियाकलाप एक दो बार पढ़ सकते हैं, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो थ्योरी यहाँ पढ़ लिए, क्रियाकलाप घर कर लीजिए, ये जरूर पढ़िएगा। ठीक है।